माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास की गणित की परीक्षा में शुरुआत के 1, 2 और 3 प्रश्न छोटे छोटे प्रश्नों के समूह से बनकर के आता है। इसलिए जो हमारी कार्य पुस्तिका है वह इन छोटे प्रश्नों को हल करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इन 3-4 दिनों में पूरी पुस्तक की जो कार्यपत्रक है, जितनी भी वर्कशीट हैं, उनमें प्रत्येक अध्याय के वर्कशीटों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक अध्याय की 2 या 3 जितनी भी वर्कशीट है वो एक वीडियो में होंगी। इसी प्रकार दूसरे अध्याय की जितनी भी वर्कशीट है वो दूसरे वीडियो में बनेगी। इसी प्रकार तीसरे अध्याय की जितनी भी वर्कशीट है 2 या 3 वो सब तीसरे वीडियो में बनेगी। इस प्रकार से ये वीडियो या आने वाली जो वीडियो है वो इन छोटे प्रश्नों के अभ्यास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इनको ध्यानपूर्वक देख करके अभ्यास करें ताकि आपके दोनों प्रश्न जो लगभग 30 नंबरों के होते हैं, 30 अंकों के होते हैं, उनमें से आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सको। तो अभी हम कर रहे हैं वर्कशीट पहली, जो पहले अध्याय की पहली प्रश्नावली की है। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या का भाग न जाए। अब यहाँ 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 29 का ही भाग जाता है, 29 के अलावा किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। जबकि 25 में 5 का भाग जाएगा, 16 में 2 का, 4 का और 8 का भाग जाएगा, 15 में 3 का और 5 का भाग स्वयं के अलावा जाता है। इसलिए ये तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है, केवल 29 ही एक अभाज्य संख्या है। अतः हमारा उत्तर ए होगा 29। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है ऐसे पूछ रहा है तो कौन सी होगी वो? फिर परिमेय होगी। मतलब इनमें से √10, √24, √35 और √25 इनमें से हमको वो संख्या छांटनी है जो अपरिमेय नहीं है। तो वर्गमूल की संख्याओं में वह संख्या अपरिमेय नहीं होती जिसका वर्गमूल पूर्णांक में प्राप्त हो जाए। यदि उसका वर्गमूल पूर्णांक में प्राप्त नहीं होता तो वह अपरिमेय संख्या होती है। 10 का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं होता तो यह अपरिमेय है। 24 का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं होता इसलिए ये भी अपरिमेय है। और 35 का वर्गमूल ये भी पूर्णांक में नहीं होता, ये भी अपरिमेय है। केवल 25 का वर्गमूल 5 होता है जो कि पूर्णांक है, इसलिए यह अपरिमेय नहीं है, यह संख्या परिमेय है। तो हमारा आंसर होगा द। अगला प्रश्न है, √3 और √5 ये दोनों भी वर्गमूल के रूप में लिखी हुई है। तो ये कैसी संख्याएं हैं? तो हम जानते हैं कि √3 और √5 इन दोनों के ही मान पूर्णांक में नहीं होते, क्योंकि 3 और 5 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसलिए ये दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर होगा ब, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय संख्या होती है क्या? केवल अपरिमेय संख्या होती है क्या? परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है क्या? या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिलकर के ही वास्तविक संख्याएं बनती है, इसलिए हमारा उत्तर स होगा, दोनों अपरिमेय और परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 5.2372। अब इसके बाद में अंकों का आना बंद हो गया, तो अब क्या करें? अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दशमलव प्रसार है ये कैसा है? ये दशमलव प्रसार है शांत, और शांत दशमलव प्रसार सदैव परिमेय संख्या होती है। तो हमारा आंसर हो गया ब। अगला प्रश्न है 5, 15 और 20, इसका लस्य और मैं से ज्ञात करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले इनकी गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 5 का गुणनखंड तो केवल 5 होगा। इसके बाद 15 का जो गुणनखंड है वो 3 गुणा 5। इसी प्रकार से 20 के गुणनखंड जो होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, और 5 के गुणनखंड केवल होंगे 5। अब यदि हम LCM मतलब लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना चाहते हैं तो सभी प्रकार के गुणनखंडों को गुणा करना पड़ेगा। सभी प्रकार कौन कौन से? 2, 3 और 5, और वो भी कहाँ से लेने पड़ेंगे? जहाँ ज्यादा बार है। तो 2 अपने यहीं पर है, 2 बार है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे, 2 गुणा 2। इसके बाद 3 हमारे पास यहाँ पर है, एक बार 3 लिया। और इसके बाद 5 तीनों जगह है, परंतु तीनों जगह एक एक बार ही है। अगर कहीं 2 बार होता या ज्यादा बार होता तो हम उन सबको लेते, परंतु तीनों जगह ही एक एक बार है, तो एक बार हम
5 ले लेते हैं और इनको गुणा करने पर 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, तो हमारा एलसीएम आ गया 60। अब इसके बाद है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक के लिए वापस हम गुणनखंड लिखते हैं 5, 15 और 20 के। इसका गुणनखंड केवल 5 होगा, इसके गुणनखंड होंगे 3 गुणा 5 और इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। जब हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं HCF, तो HCF ज्ञात करने के लिए वे गुणनखंड लिए जाते हैं जो सभी में उभयनिष्ठ होते हैं, सभी में कॉमन होते हैं। 3 सब में नहीं है, 2 सब में नहीं है, इन तीनों में, इसलिए केवल 5 ही एक बार इसका HCF आएगा। तो इस प्रकार से 5, 15 और 20 का जो में से आएगा वो होगा 5। इसके बाद अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमारी संख्या देखो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आगे चलती है। तो शुरू में संख्या है 1, ये तो न तो भाज्य और न अभाज्य है, कोई सी भी नहीं है। अब आगे बात करते हैं, 2 संख्या जो है वो अभाज्य है और सबसे छोटी भी यही है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, तो हम 2 ले लेंगे। अब आएगी बात किसकी? भाज्य की। तो देखो 3 जो है ये खुद भी अभाज्य है परंतु 2 से बड़ी है, इसलिए इसको हमने आने लिया, यहाँ केवल हमने 2 को लिया। अब इसके बाद देखते हैं 4, 4 में खुद के अलावा 2 का भाग जाता है, इसलिए ये संख्या भाज्य है, ये भाज्य संख्या है। तो हम लेंगे 4 को, भाज्य के लिए बोला है तो गुणा करेंगे हम 4 से और गुणनफल आएगा 8। अगला प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो अब देखिए ये 2 संख्या चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, या अपरिमेय हो, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या भी अनंत होती है और अपरिमेय संख्या भी अनंत होती है। मतलब ये हो गया कि अगर 2 परिमेय संख्या है तो उनके बीच में परिमेय संख्या भी अनंत होगी और अपरिमेय भी अनंत होगी। और ये 2 संख्या शुरू की अपरिमेय है तो इनके बीच में परिमेय भी अनंत होगी और अपरिमेय भी अनंत होगी। इस प्रकार से यहां 4 प्रश्न बनते हैं। पहला, परिमेय तो यही, अगर ये संख्या अपरिमेय हो तो देखो परिमेय के बीच परिमेय अनंत, अनंत होगी, और परिमेय के बीच अपरिमेय ये भी अनंत होगी। अनंत होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपरिमेय की, तो अपरिमेय के बीच में भी अगर हम परिमेय की बात करें तो ये भी अनंत होगी, और हम अपरिमेय की बात करें तो ये भी अनंत होगी। अब ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या है, इसके बीच में परिमेय अनंत, परिमेय संख्या है, इसके बीच में अपरिमेय अनंत, अपरिमेय संख्या है, उनके बीच में परिमेय पूछे अनंत, अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय पूछे तो वो भी अनंत। इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रश्न यहां पर बनते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 6x की घात 4y और 12xy, इसका में से क्या होगा। तो अब देखिए में से ज्ञात करने के लिए हम 6 का और 12 का, इन दोनों का पहले तो गुणनखंड करते हैं। 6 का होगा 2 गुणा 3, 12 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं में से, यानी HCF। अब HCF या में से ज्ञात करने के लिए वो गुणनखंड लिए जाते हैं जो दोनों के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ होते हैं। तो 6 और 12 के गुणनखंडों में एक तो 2 उभयनिष्ठ हो गया,
और एक 3 उभयनिष्ठ हो गया। तो इन दोनों ही गुणनखंडों को हम लेंगे 2 गुणा 3। अब रह गई चर राशियों की बात, यानी एक्स वाई की। तो यहाँ एक्स की घात 4 है, यहाँ एक्स की घात 1 ही है। तो एक्स की घात 1 दोनों में है, तो एक्स की घात 1 दोनों में होने का मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हम एक्स की घात 1 लेंगे। अच्छा, वाई एक घात यहाँ पर है और एक घात यहाँ पर है, तो इसलिए हम एक वाई लेंगे। गुणा करने पर 2 तिया 6 एक्स वाई, ये आ गया इसका मैथ है। अगला प्रश्न है पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं। पी भी अभाज्य है और क्यू भी अभाज्य है। अभाज्य का मतलब इनमें किसी का भाग नहीं जाता, इनके गुणनखंड नहीं होते। तो गुणनखंड नहीं होंगे, जैसे मान लो 17 है, 2 है, 5 है, इनके गुणनखंड नहीं होते। गुणनखंड नहीं होते तो इनमें किसका भाग जाएगा? केवल एक का भाग जाता है, यानी एक ही सब में कॉमन है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा 1। अगला प्रश्न है 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो देखिए 216 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? हम सबसे पहले इसमें 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार गया। अब 1 में भाग नहीं जाता, तो भाग नहीं जाता तो 0 बार भाग दो, 0 बार तो जाएगा। अब इस 1 के साथ 6 मिलाओ, 16 हो गए। अब 2 का भाग 16 में दो, 2 8 16, वापस 2 का भाग दो, 2 का भाग 10 में देंगे, 5 बार जाएगा। फिर 4 में देंगे, फिर 8 में देंगे, 4 बार जाएगा। अब इसमें फिर 2 का भाग जाएगा, 5 में देंगे, 2 दूनी 4 और 2, अब यहाँ 1 बच गया, 14 हो गए, 2 7 14। तो अब इसके बाद अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब हम भाग देंगे 3 का, 9 बार, 3 9 27। फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 216 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। अगला प्रश्न है 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? हम जानते हैं कि 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 49 और ये 50, इस प्रकार से ये संख्याएं होती है। अब हम यहां देख रहे हैं कि एक संख्या विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, आगे 8 आएगी जो कि सम होगी। तो लगातार एक सम और एक विषम इस प्रकार से संख्याएं हैं। तो यहाँ अंतिम संख्या सम है, तो जितनी संख्याएं सम होंगी उतनी ही विषम होंगी। तो 0 से 50 तक कुल 50 संख्याएं हैं, जिनमें आधी सम और आधी विषम होंगी, मतलब 25 तो होंगी सम और 25 होंगी विषम। तो विषम संख्या कितनी होंगी? 25। आंसर आएगा इसका 25। अगला प्रश्न है वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो, कैसी कहलाती है? हमारे पास 3 प्रकार की दशमलव होती है। एक तो वो होती है शांत, एक तो होती है शांत, दूसरी होती है अशांत आवर्ती, और तीसरी होती है अशांत अनावर्ती। तो हमसे यहां पूछा है अशांत और अनावर्ती। अब यहां देखने की बात यह है शांत और आवर्ती, ये तो होती है परिमेय, और अशांत अनावर्ती ये होती है अपरिमेय। हमसे पूछा है यहां पर किसके बारे में?
अशांत अनावर्ती के बारे में। तो अशांत अनावर्ती कौन सी होगी? अपरिमेय। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, ऐसी संख्या लिखिए जो न तो अभाज्य और न ही भाज्य, केवल एक ही संख्या ऐसी है जो होती है एक। ये संख्या ऐसी है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, कोई सी भी संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा एक। अगला प्रश्न है, अभी वर्कशीट हमारी एक यहां पूरी हो गई है, अब है वर्कशीट क्रमांक 2। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित प्रश्न है, जो आप देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो ये सदैव ही महत्तम समापवर्तक परिकलित करने की तकनीक होती है। आगे लिखा हुआ पाई क्या है? तो ये याद रखने की बात है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है? परिमेय कौन सी है ये बताना है। तो ये देखिए, √3 अपरिमेय है, यहाँ 21 और 35 ये संख्या 7 से कटेगी, लेकिन कटने के बाद भी क्या आएगी? अंडर के अंदर 7 × 21 और 7 × 5 = 35, तो ये भी अपरिमेय है। √3 और √2 ये भी अपरिमेय है। तो फिर क्या होगा? केवल ये जो संख्या है इसका वर्गमूल 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो ये संख्या परिमेय है, मतलब कि अपरिमेय नहीं है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, 2.121112111 इस प्रकार से संख्या लिखी हुई है। यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों दो के बीच में तो 2 बार 1 आ गया, और इन दोनों के बीच में 3 बार 1 आ गया, फिर इन दोनों के बीच में 4 बार 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि संख्याओं का कोई भी समूह एक बार बार रिपीट नहीं हो रहा, यानी ये आवर्ती नहीं है। अशांत तो है, आवर्ती नहीं है। फिर कैसी है? ये है अशांत होने के साथ साथ अनावर्ती, ये अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती जो संख्या होती है या भिन्न होती है, वो किस प्रकार की संख्या होती है? वो होती है अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है, तो आंसर होगा से। निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? शांत कौन सा है? तो ऐसे प्रश्नों में हम ये देखते हैं कि नीचे जो संख्या है वो अगर गुणनखंड करें उसके, तो केवल 2 और 5 ये 2 प्रकार के ही अभाज्य गुणनखंड उनके होने चाहिए। अन्य कोई प्रकार का अगर गुणनखंड उनमें बनता है तो वो अशांत होगी, और इन दोनों के गुणनखंड होने पर शांत होगी। तो शांत बताना है कौन सी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 100 है, 100 के गुणनखंड करने पर 2 और 5 ही आएंगे। 2 × 2 × 2 सॉरी 5 × 5, 5 × 25, 25 × 50, 50 × 100 ये गुणनखंड हो गए इसके। इसमें कहीं भी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरे प्रकार गुणनखंड नहीं आया, तो ये शांत है। यहाँ गुणनखंड करने पर इसका एक गुणनखंड 7 भी आएगा, तो ये शांत नहीं है। यहाँ अगर हम इन संख्या की बात करें इसकी, तो 343 के गुणनखंड होते हैं 7 × 7 × 7, मतलब 7 की घात 3। तो ये संख्या भी देखो 7 की घात 3 ऊपर होगा, 7 की घात 3 नीचे भी है, तो कट जाएगा, और कटने पर केवल 2 और 5 ही बचेंगे। ऐसी स्थिति में ये भी शांत है। तो ये प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए कि कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत पूछना चाहिए था इसमें। अब ये हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो गई हो, तो यहाँ पर अगर ये अशांत पूछता है जब, तो इसका आंसर ये होगा, केवल ये इसमें अशांत है, ये दोनों शांत है। यहाँ दिखने को तो ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे हर में 7 है, परंतु ये 7 की घात 3 है, तो 7 की घात 3 होने की वजह से ये ऊपर भी 7 की घात 3 है, इससे कट जाएगा। ये कट करके कहीं भी 2 और 5 के अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं बच रहा, अतः ये भी शांत हो गई।
या तो यहाँ 7 की घात 3 की जगह कुछ अलग होनी चाहिए, 4 या 5 होनी चाहिए, ताकि यहाँ 7 बचा रह जाता और ये भी अशांत होकर केवल एक ही शांत बचती। परंतु अभी इस समय ये भी अशांत है और ये अशांत नहीं है, ये शांत है, ये शांत है। तो इसका आंसर अब आप देख लीजिए, अगर आप शांत प्रश्न मानते हैं जब तो ये दोनों शांत हैं, और अशांत को मानते हैं तो ये इसका आंसर होगा। इस प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है। अगला प्रश्न है 1260 की अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखिए। 1260 की अभाज्य गुणनखंड हमको करने हैं। तो अब आप देखिए ये गुणनखंड कैसे किए जाएंगे। 1260, अब इस 1260 में हम भाग देते हैं 2 का। सबसे पहले 2 का भाग दो, 2 6 की 12, 2 तिया 6 और 0 की 0। फिर वापस 2 का भाग जाएगा, इकाई का अंक 0 होता है, 2 का भाग जाता है, 2 तिया 6। अब 3 में भाग जाता, 3 एकम 3, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजो 10। 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6 हो गए, 2 एकम 2, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजो 10। फिर अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब इसके अंकों को जोड़ के देखो, 5 और 1 6 और 3 9 हो गए। 9 में भाग जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 1 में भाग नहीं जाता, भाग 0 बार 2, फिर 1 को 5 के साथ मिलाओ तो 15 हो गए। 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा, वापस इसमें 3 का भाग जाएगा, 5 का भी जा सकता है लेकिन 3 का भाग जा रहा है, 3 का भी दे दो, क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं। 3 का भाग 3 बार गया, 3 तिया 9, 1 बच गया, 15 हो गए। 15 में 3 का भाग गया, 3 पंजो 15। वापस इसमें, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें 5 का भाग जाएगा, क्योंकि जोड़ होता है 5 और 3 8, इसलिए 8 और 3 का भाग जाता नहीं है, तो 5 का भाग जाएगा। इसमें इकाई का अंक 5 है, इसलिए 5 का भाग 7 बार बोलेंगे पढ़ा, तो 5 7 35, और फिर इसमें 5 का भाग, सॉरी 5 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 7 का एक बार। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 1260 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके। अगला प्रश्न है संख्याओं 55 और 88 का में से ज्ञात कीजिए। 55 का और 88 का में से। सबसे पहले हमें 55 का और 88 का, इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 55 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे हम। 55 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और फिर 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11। तो यहाँ 5 गुणा 11, ये 55 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 88 है, 88 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 तो ये हो गई, 11 8 88, तो एक गुणनखंड आएगा 11। अब इसे क्या ज्ञात करना है, में से, में से ज्ञात करना है। तो में से ज्ञात करने के लिए वो गुणनखंड लिए जाते हैं जो सभी संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन। तो यहाँ देखो 5 ऊपर है लेकिन नीचे 5 है, तो 5 नहीं लेंगे। 2 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो 2 भी नहीं लेंगे। केवल 11 ही एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है, तो में से आ जाएगा इसका 11। अगला प्रश्न है 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत, आवर्ती या अनावर्ती, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 625 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 का भाग दो, 6 में 1 बार जाएगा, 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे। 12 में 5 का भाग 2 बार जाएगा, 2 बचेंगे, 25 हो जाएंगे। 25 में 5 का भाग जाएगा, तो 5 पंजो 25। वापस इसमें 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 25 हो गए, 5 पंजो 25। वापस 5 का भाग जाएगा 5 बार, और फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड आए हर के अभाज्य गुणनखंड 625 के 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इन अभाज्य गुणनखंडों में केवल 5 है, और हम जानते हैं कि केवल 2 या 5 अगर अभाज्य गुणनखंडों में होते हैं तो दशमलव प्रसार शांत होता है, इसलिए दशमलव प्रसार इसका होगा शांत। हम लिखेंगे शांत। अगला प्रश्न है 1.34 को P/Q के रूप में लिखिए। अब ये एक शांत दशमलव प्रसार है 1.34।
अब इसको p बटा q के रूप में लिखने का मतलब है कि इसके दशमलव हटाओ। दशमलव कैसे हटाई जाती है? संख्या को बिना दशमलव के लिख देते हैं। अब जहां दशमलव थी उसकी जगह लगा देते हैं 1, और दशमलव के बाद में कितने अंक हैं उतनी लगा देते हैं 0। तो ये हो गया 134/100। अब अगर मान लीजिए ये कटता है तो काट लो, नहीं तो फिर यही p बटा q के रूप में इसका आंसर होगा। परंतु हम जानते हैं कि इकाई में 4 है, नीचे 0 है, 2 का भाग जाएगा, 2 से कट जाएगी, 2 6 12, 13 भाग दिया, 1 बच गया 14 हो गए, 2 7 14, नीचे 2 5 10, और 10 के बाद में एक 0 बची, 0 की 0। तो ये इसका आंसर हमारा होगा कि 1.34 इसका p बटा q का रूप जो होगा वो 67/50 होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के लैसे और मैसे में संबंध लिखिए। तो ये केवल एक सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए कि लैसे गुणा मैसे बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल ये सूत्र होता है। तो इनमें संबंध यही है, लैसे इंटू मैसे बराबर संख्याओं का गुणनफल। अगला प्रश्न है, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल कितना आए 12 और शेषफल आए 2। यानी हमारे पास संख्या है 278, हम किस संख्या का भाग दें कि भागफल तो आए कितना 12 और नीचे शेष बचे 2। तो हम जानते हैं कि जैसे मान लो अपन ने 12 में भाग दिया 3 का, या 12 में भाग दिया मान लो 5 का, तो 5 का जब इसमें भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 10 आएंगे, नीचे बचेंगे 2। अब हमारा ये भाग सही है या नहीं है इसको चेक कैसे करते हैं? इसको इससे गुणा करते हैं और फिर 2 जोड़ देते हैं, 5 दूनी 10 और 2 जोड़ दिया, कितने आ गए? बीच की संख्या आ गई, यानी भाज्य आ गया। भाजक का भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ देते हैं तो भाज्य प्राप्त हो जाता है। ये तरीका होता है भाग चेक करने का, यही विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। तो हम इस प्रश्न को इसी सूत्र से करेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। तो इसमें हम भागफल की जगह तो लिखेंगे कितना 12 और शेषफल की जगह लिखेंगे कितना 2 और भाज्य की लिखेंगे कितना 278। 278 को किस संख्या से विभाजित करें? तो विभाजित किसको करना है? 278 को। तो 278 हमारा क्या हो गया? भाज्य। और भाजक 12 भागफल 12 और शेषफल 2 लिखेंगे। तो भाजक हमारा कैसे प्राप्त होगा देखिएगा, भाजक गुणा भागफल 12 प्लस शेषफल बराबर 278। अब ये एक समीकरण बन गया जिसमें 12 का तो भाजक से गुणा हो रहा है, हम भाजक को मान लेते हैं x या a मान लो या b मान लो, तो b गुणा हो गया 12, b गुणा 12 प्लस 2 बराबर 278। अब इस 2 का पक्षांतर इधर करेंगे, ये 12b हो जाएगा, 12b बराबर 278 और ये 2 इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस का, कितने बचेंगे? 276, 12b। अब b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? इस 276 में हम भाग देंगे 12 का, और 12 का जब भाग दोगे तो 12 दूना 24, 3 बच गए 36 और 12 दिया 36, आंसर है कितना? 23। यानी b का मान, भाजक का मान कितना आया? 23। तो 278 को किस संख्या से भाग विभाजित करेंगे? 23 से, जिससे भागफल तो 12 आएगा और शेषफल 2 बचेगा। अगला प्रश्न है, x बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2 और y बराबर 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो x y का लैसे और मैसे ज्ञात करिए। देखिए, लैसे और मैसे दोनों ज्ञात करने, किसका? x का और y का, मतलब इन संख्याओं का जो ऑलरेडी पहले से अभाज्य गुणनखंड करके दी हुई है। तो एक तुम ज्ञात करते हैं लैसे यानी LCM,
और एक हमको ज्ञात करना है में से, मतलब HCl। तो ले से में तो सभी प्रकार के गुणनखंडों को गुणा किया जाता है। सभी प्रकार कौन कौन से हैं? 2 और 3, ये 2 ही प्रकार के गुणनखंड है। और ज्यादा गुणनखंड जहां पर है, यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार यहाँ पर, और यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 बार ही है। तो ले से ज्ञात करने के लिए ज्यादा बार जहां पर है वहां से लिया जाता है। तो 2 की घात 3 लेंगे, और 3 कहां पर ज्यादा है? यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 ही बार है, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ले लो। 3 की घात 2। अब इनको गुणा करने पर आएगा 2 की घात 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 2 बार है, तो 3 गुणा 3, और गुणा करने पर आएगा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। तो ये ले से तो आ गया 72। अब में से में क्या करना है? केवल वे गुणनखंड लेने हैं जो दोनों जगह कॉमन हो। तो कॉमन दोनों ही है, 2 भी कॉमन है और ये 3 भी कॉमन। 2 भी दोनों जगह है, 3 भी दोनों जगह है, परंतु हमें कम घात लेनी है, क्योंकि कॉमन क्या है? 2 की घात 2 यहाँ भी है, 2 की घात 2 इसमें भी है, 3 है तो 2 भी होगी, तो इसलिए 2 की घात 2 यहाँ लेंगे। या ऐसा मान लीजिए कि में से ज्ञात करने में गुणनखंडों की छोटी घात ली जाती है, तो 2 की घात 2। 3 की घात भी यहाँ से 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2 बार है, यहाँ भी 2 बार ही है, तो यहाँ से भी 2 बार है। अब गुणा करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 कितना आएगा? 3 3 9 18 दूना 36। इस प्रकार से हमारे x और y का जो ले से है वो तो 72 हो गया, और में से है वो 36 हो गया। इस प्रकार से हमारी 2 वर्कशीट हो गई। अब तीसरी वर्कशीट देखिए। तीसरी वर्कशीट में ये पूछा गया है कि भाज्य a हो, भाजक b हो, तो a बराबर BQ प्लस R में कौन सा संबंध सत्य है? यहां संबंध है 4। एक तो है कि R का मान 0 से बड़ा, उसके बराबर, या उस b के बराबर, या उससे छोटा हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है, जिसमें ये जो R होता है, ये जब हम भाग देते हैं तो a तो भाज्य है, लिखा हुआ इसमें ये भाज्य है, b इसमें भाजक है, और q इसमें भागफल है, और शेषफल r है। तो r यहाँ बचता है। यहाँ जो संख्या बचती है सदैव b से छोटी होती है। शेषफल 0 भी बच सकता है, 0 से बड़ी कोई संख्या बच सकती है, परंतु b के बराबर नहीं बचेगी, क्योंकि b के बराबर बचती तो भागी चला जाता। इसलिए r का मान सदैव b से कम होता है। तो अब यहाँ कौन सा संबंध सत्य होगा? आप देखिए, r का मान 0 से बड़ा, 0 से लेकर के और b तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन b नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर सही होगा कि b से छोटा तो बच सकता है, b से छोटा तो बच सकता है, लेकिन इसके बराबर नहीं बच सकता। तो r का मान 0 के बराबर, उससे बड़ा होगा, तो इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है? अब अलग कौन सी, इसको देखिए ध्यान से। यहां हमारे पास संख्याएं हैं 4, जिनमें एक तो है 3/2, एक है 16/4, और एक है 2/5 अंडर रूट में, और एक है 21/35। अब आप थोड़ा अगर ध्यान से देखें चारों संख्याओं को एक साथ, तो देखो कि वर्गमूल सबके लगा हुआ है, तो किसी का वर्गमूल निकलता है क्या? यहाँ 3 का नहीं निकलता, यहाँ 16 का आ जाएगा 4, और 4 का आ जाएगा 2। यहाँ 2 और 5 दोनों का वर्गमूल नहीं आता, यहाँ 21 35 दोनों का वर्गमूल नहीं आता। तो ये तीनों संख्या तो अपरिमेय है, अपरिमेय। और ये एक अकेली संख्या ऐसी है √16/4, जिसका वर्गमूल आ जाएगा और ये पूर्णांक प्राप्त होगा, और ये संख्या होगी परिमेय। तो ये संख्या सबसे अलग है, अतः इसका आंसर होगा ब 16/4। अगला प्रश्न है, दो संख्या a और 18 का ले से 36 है और में से 2 है, तो a कितना होगा? a का मान क्या होगा? एक संख्या तो a है और एक संख्या 18 है। और ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। एक संख्या a है और एक संख्या 18 है। अब इन दोनों का जो लेस है
LCM वो तो 36 है, और में से वो कितना है, 2 है, HCF। दो संख्या कौन कौन सी, A और 18। तो अब A का मान कितना होगा, हमने एक सूत्र पढ़ा है। सूत्र क्या पढ़ा है कि संख्याओं का गुणनफल मतलब A गुणा 18 ये बराबर होता है LCM गुणा HCF के। संख्याएं तो A और 18 है, तो संख्याओं का गुणनफल A गुणा 18 हो गया। LCM कितना है, 36, और HCF कितना है, 2। तो 18A बराबर 36 गुणा 2 हो गया। तो A का मान कितना आएगा, 36 गुणा 2, और ये 18 इसके नीचे आ जाएगा। 18 दूना 36, 2 बार कट गया, 2 दूनी 4। तो A का मान कितना होगा, 4 होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सही 4। अगला प्रश्न है 3 माइनस अंडर रूट 3 कैसी संख्या है। अब यहाँ देखिए, एक तो है 3 और एक है अंडर रूट 3, दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है। तो एक आप नियम समझ लीजिए कि ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, इन दोनों का यहाँ पर माइनस किया हुआ है, यानी यहाँ पर व्यवकलन किया हुआ है, बाकी की हुई है। तो एक संख्या मान लो परिमेय है और एक अपरिमेय है, और दोनों ही एक पदीय संख्या है ना, एक पदीय संख्या है, या नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का माइनस और प्लस ये सदैव ही अपरिमेय होता है, अपरिमेय। इसलिए इसका आंसर होगा ब, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है अंडर रूट 10 गुणा अंडर रूट 15 किसके बराबर होगा। अब आप यहाँ देखिए, अंडर रूट 10 अंडर रूट 15, तो ये अंडर रूट के अंदर, दोनों अंडर रूट में तो अंडर रूट के अंदर ही गुणा होंगी, 10 गुणा 15, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 150। या इनको अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 गुणा 5 10 के हो जाएंगे, और 3 गुणा 5 15 के हो जाएंगे। अब आप इनको व्यवस्थित करेंगे तो देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 आएगा। अब जब 5 का तो एक पूरा जोड़ा बन गया, यानी 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल तो 5 आ जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा, और 2 गुणा 3 6 अंदर रह जाएगा। तो इसका मान आएगा 5 अंडर रूट 6। हमारा आंसर होगा ए। 2 अंडर रूट 3, 2 तो परिमेय है, 3 अपरिमेय है, जिनका गुणा अपरिमेय संख्या होगी। एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, दोनों का गुणा करना है तो अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। तो एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंड होंगे, देखो अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 है, गुणनखंड करोगे 1 × 2 होगा। 13 है, गुणनखंड करोगे 1 × 13 होगा। तो एक गुणनखंड तो 1 होगा, और एक गुणनखंड खुद स्वयं संख्या होती है। इसलिए एक अभाज्य संख्या के कुल मिलाकर 2 ही गुणनखंड होते हैं, आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 96 का, 2 का भाग 2, 2 चौक 8, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग 2, 2 6 12। फिर 2 का भाग 2, 2 3 6। फिर 2 का भाग, अब 3 का भाग जाएगा इसमें, अब 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 3। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसके साथ में हम कर लेते हैं 404 के। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब इसमें 101 का ही भाग जाएगा, और वो एक बार जाएगा। तो अब इसको क्या ज्ञात करना है, लय से। लय से में सभी प्रकार के गुणनखंड लिए जाते हैं। तो 2 तो यहाँ पर ज्यादा है, कितने, 1 2 3 4 5 बार है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार से 2 ले लिया। एक बार ये 3 लेना पड़ेगा, 3 ये बड़ा, और एक बार ये 101 लेना पड़ेगा, गुणा 101। तो अब गुणा करने पर देखो, ये तो पूरी संख्या वो की वही आ गई, ये वाली एक जो 96 के गुणनखंड थे सारे के सारे आ गए। तो इनका गुणा करने पर तो वापस कितना आएगा, 96 आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और 32 96।
तो छिन्नमत ये हो गए, और फिर 101 और है। अब इनको गुणा करो, तो 1 का गुणा 6 से करोगे 6, 1 का गुणा 9 से करोगे 9, फिर 0 से करोगे तो 0 और 0, फिर 1 से करोगे तो 6 और 9। जब इनको जोड़ोगे आप तो 6 9 6 और 9, ये इसका लेस आएगा। तो क्या करना है आपको, दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सभी प्रकार के गुणनखंडों को लेते हुए हम इसका लेस ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न है संख्या 135 और 225, इसका मैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे होगा, देखो हम देंगे 225 में 135 का भाग, 225 में 135 का भाग दिया। ये रफ कार्य जो मैं कर रहा हूं, इसमें एक बार भाग जाएगा और 135 हमने यहां लिखा, 5 में 5 के 0, 12 में 3 के 9, और इधर 1 में से 1 के 0, तो 90 बच गए। अब इस 90 का भाग देंगे हम 135 में, यानी पहले जो भाजक था वो भाज्य बढ़ गया। 90 का भाग एक बार जाएगा, 90 लिखेंगे और 45 बच गए। अब इस 45 का भाग वापस देंगे 90 में, और 45 गुना 90। अब की बार 0 बच गया, कुछ नहीं बचा। तो कितनी बार भाग दिया हमने, पहले 135 का दिया, फिर 90 का दिया, और फिर 45 का भाग दिया। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम 225 में भाग दिया, तो 225 बराबर भाजक 135, कितनी बार भाग गया, एक बार गया, शेष क्या बचा प्लस करके लिखो 90 बचा, ऐसे लिख दिया। फिर दोबारा किस में भाग दिया मैंने, 135 में 90 का भाग दिया, तो 135 बराबर भाग किसका दिया, 90 का। कितनी बार भाग गया, 90 का भाग एक बार गया, और प्लस में लिखो जो शेष बचा 45 बचा था, 45। अब तीसरा भाग हमने किस में दिया, 90 में, तो 90 में हमने भाग दिया बराबर कितनी बार दिया, 2 बार दिया, और 45 का भाग दिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 45 का भाग दिया, और कितनी बार दिया, 2 बार दिया, फिर प्लस करके रखेंगे जो शेष बचा 0, तो 0 शेष बचे वहां तक अपन को भाग देना है। लास्ट में किसका भाग दिया था अपन ने, 45 का, वही हमारा में से होगा, में से बराबर 45, ये हमारा में से होगा। अगला प्रश्न है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, यानी इन दोनों संख्याओं का में से 9 दिया हुआ है, तो ले से ज्ञात करना है। हमारे पास सूत्र है क्या, LCM गुणा HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र है। तो LCM तो ज्ञात करना है, LCM ये तो हमको ज्ञात करना है, गुणा HCF लिखेंगे जो 9 दिया हुआ है, में से कितना दिया हुआ है, 9, बराबर संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657, तो 306 गुणा 657। अब LCM ज्ञात करें, 9 का इधर भाग लग जाएगा, तो LCM बराबर 306 गुणा 657 बटा 9। अब ये 9 का भाग देंगे हम, 9 का भाग 306 में दो, 3 का पाड़ा बोलो 30 से कम रहना चाहिए, तो 9 तिया 27 और 3 बच के 36 हो गए, तो 9 चौक 36, 34 बार तो ये कट गया, ये 34 बार, और ये बचे 657 गुणा 657। अब इनको गुणा करने पर हमारा इसका LCM ज्ञात हो जाएगा, 657 गुणा 34। अब देखिए 4 7 28, 2 बच गए हासिल के, 4 5 20 और 2 22, 2 हासिल, 4 6 24 और 2 26। इसके बाद 3 7 21, 2 हासिल, 3 5 15 और 2 17, 1 हासिल, 3 6 18 और 1 19। जोड़ने पर 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1,
और 9 और 2 11, 1 और ये 2, 21,338 हमारे इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है कि नहीं दो अभाज्य संख्याओं का मैसे क्या होगा। तो पहले भी प्रश्न आया था, अभाज्य संख्याओं का मैसे सदैव 1 होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी परिमेय संख्या p बटा q में q के गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप में हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ये ऐसे कहना चाहता है कि q नीचे की जो संख्या हर के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में ही है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। पहले भी हमने पढ़ा है, शांत। अगला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये आप किताब में देख करके और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होती है कि यदि दो पूर्णांक a और b के लिए कोई दो अन्य पूर्णांक धनात्मक q और r इस प्रकार के विद्यमान हो कि a बराबर bq प्लस r, मतलब यह है कि a और b दो पूर्णांक हैं, तो उन दोनों पूर्णांकों के लिए दो अन्य धनात्मक पूर्णांक q और r इस प्रकार के विद्यमान होते हैं ताकि a का मान bq प्लस r के बराबर होता है, जहां r का जो मान है वो b से तो छोटा होता है और 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इस प्रकार से आज हमने पहले अध्याय के सभी वर्कशीट वाले प्रश्न हमने कर लिए हैं। आप इनको एक बार दोबारा अभ्यास करें तो इनका फायदा आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा।